नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी सरकार डरी हुई है। नरेंद्र मोदी सरकार डर के कारण झूठ बोल रही है। नरेंद्र मोदी सरकार डर के कारण जातिगत हमले कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार नफरत के बीज बो रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार अब सरेंडर करने लगी है। जी हां, आज कमोबेश यह स्थिति है। कैसे मैं यह कह रहा हूं, इस पर बात करता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार असल में नरेंद्र मोदी सरकार नहीं है, वह एनडीए सरकार है। क्योंकि जो 2024 के चुनाव में जो नतीजे आए, उन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को नहीं पा सकी और वह 240 पर सिमट गई। भाजपा जब 240 पर सिमट जाती है, तब आता है सामने कि आरएसएस ने मदद नहीं की, आता है सामने कि चुनाव आयोग ने भरपूर मदद की फिर भी हार गए, और सामने आता है कि नफरत की दुकान उतनी नहीं चल पाई जितनी चल जाती, झूठ की दुकान उतनी नहीं चल पाई जितनी वो चलाना चाहते, इसलिए यह हार हुई और इसलिए वो अब साजिशें रच रहे हैं, ध्यान भटका रहे हैं। देश तमाम आपदाओं से जूझ रहा है, तमाम तरह के संकट खड़े हैं, लेकिन उनसे निपटने की बजाय वो नफरत फैलाने, झूठ बोलने और अमर्यादित आचरण करने, दूसरों का चरित्र हनन करने का काम कर रहे हैं। जी हां, यही हो रहा है। बहरहाल, नरेंद्र मोदी के खिलाफ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी प्रिविलेज मोशन लेके आए हैं, यानी विशेषाधिकार हनन का मामला लेके आए। तो कल जो अनुराग ठाकुर जी ने अपनी स्पीच दी, उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल बातें उन्होंने बोली, जो कि एक्सपंज कर दी गई। जो एक्सपंज हो चुकी हैं उनको बाद में ट्वीट करके प्रमोट करना, ये मर्यादा के खिलाफ है। तो मैंने स्पीकर साहब को लिख कर दिया है कि हाउस की मर्यादा भंग हुई है, और मैंने जो उनके प्राइम मिनिस्टर जी के खिलाफ ये एक प्रिविलेज मोशन दिया है, जो अभी उस पर विचार करेंगे हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं। उन्होंने कहा कि जिनको अपनी जाति नहीं पता वो लोगों की पूछ रहे हैं। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को इसकी चिट्ठी सौंप दी है। ये वही ओम बिरला हैं जिन्होंने 17वीं लोकसभा में रिकॉर्ड सांसदों को सस्पेंड किया था, रिकॉर्ड सांसदों की सदस्यता खत्म की थी। तो क्या जो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी ने अपराध किया है विशेषाधिकार हनन का, उस पर उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, उन्हें सस्पेंड करेंगे, उन्हें निष्कासित करेंगे, क्या करेंगे, उनकी सदस्यता खत्म करेंगे? ये सवाल खड़े हैं। सवाल क्यों खड़े हैं, यह जान लीजिए। नरेंद्र मोदी के बहुत प्रिय पहले सूचना प्रसारण मंत्री हुआ करते थे, अब की बार उन्हें वो नहीं कुछ मिला। वो अनुराग ठाकुर राहुल गांधी पर कमेंट करते हुए कहते हैं, तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ
मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? हालांकि वो इसका प्ली ये लेते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी पर एक कमेंट नहीं किया, लेकिन पूरी बात वो राहुल गांधी पे कर रहे थे, इसलिए उन्हीं पर ये कमेंट। जाति का पता नहीं, यानी आप कौन हैं? जब आपके नाम के साथ में आपकी जाति लगी है तो जाति का पता कैसे नहीं हो सकता है? पूरा देश जानता है इस देश के लिए सबसे ज्यादा शहादत देने वाला गांधी नेहरू परिवार है। सबसे ज्यादा इस देश के लिए जेल काटने वाला परिवार का हर सदस्य देश के लिए जेल काटा हो वह परिवार है। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी जाति का किसको पता नहीं। इतिहास में हो, तमाम घटनाओं में हो, गांधी परिवार का जिक्र आता है। बिना उसके भारत, आधुनिक भारत की बात ही नहीं की जा सकती। तो फिर उन्हें जाति कैसे नहीं पता है? वो इतने समय से लोकसभा सदस्य हैं, सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो फिर कैसे नहीं पता है? सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि इसका मतलब हुआ कि आप उनकी मां को का चरित्र हनन कर रहे हैं कि पता नहीं वो किसकी औलाद है। बहरहाल राहुल गांधी की जात तो उनके साथ है। अनुराग ठाकुर की जाति क्या है यह जरूर संदेह में है, क्योंकि अनुराग ठाकुर के बाप प्रेम कुमार धूमल धूमल लिखते हैं, उनके भाई अरुण कुमार धूमल लिखते हैं, उनकी मां धूमल लिखती है। वो अचानक ठाकुर कैसे हो? सवाल है, क्या उनकी मां किसी ठाकुर से? चलिए मैं इस पे आगे नहीं कहूंगा। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी खुद को मोदी लिखते हैं, लेकिन उनकी मां मोदी नहीं लिखती थी, उनके पिता मोदी नहीं लिखते थे और उनके बाबा मोदी नहीं लिखते थे। तो ये कैसे मोदी हो गए? ये सवाल है। तो उसका भी पता लगाया जाना चाहिए कि उनकी जात क्या है, अनुराग ठाकुर की जात क्या है। बहरहाल इसी मुद्दे को लेकर जब बवाल उठा संसद में, अखिलेश यादव ने इस पर बहुत गहरी आपत्ति दर्ज कराई, तब स्पीकर ने वह पूरा वाक्या सदन की कार्रवाई से निकाल दिया। जब उन्होंने निकाल दिया तो प्रधानमंत्री ने उस वीडियो को स्पेशली ट्वीट किया और कहा हमारे युवा साथी ने इसको ये किया है, आप सभी इसको जरूर देखिए। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री नेता सदन भी है, प्रधानमंत्री भी है, और उसके बाद वो इस तरह की हरकत करते हैं जो संसदीय परंपरा में सबसे घोर अपराध है। जो चीज संसदीय कार्रवाई से निकाल दी गई हो उसे वो ट्वीट करते हैं सार्वजनिक तौर पे, और उनके फिर तमाम मंत्री उसे रीट्वीट करते हैं या वो ट्वीट करते हैं। इससे साफ साफ जाता है वो सदन के सदस्य हैं तो उन्होंने अपराध किया है, और इसके सबूत स्पष्ट मौजूद है। तो क्या ओम बिरला उन्हें सस्पेंड करेंगे, उन्हें बर्खास्त करेंगे, क्या करेंगे? सवाल खड़ा है। बहरहाल हम सब जानते हैं ओम बिरला की यह औकात नहीं है, क्योंकि ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों की कृपा से इस कुर्सी पर बैठे और वो उनके चरणों में लौट जाते हैं। यह बात राहुल गांधी ने सदन में कह भी दी थी कि आप कैसे वहां झुक जाते हैं। तब उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया था, वो उनके पांव भी छुए। तो आप समझिए। चलिए अब आती है बात कि प्रधानमंत्री इस बार नरेंद्र मोदी बने कैसे और क्यों इतना घबराए हुए, क्यों उनके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? वजह साफ है, क्योंकि
उन्हें भी पता है कि आरएसएस ने इस बार उनका साथ नहीं दिया। आरएसएस ने साथ नहीं दिया, इसलिए अब आरएसएस को साधने के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति तक को लगा दिया है। उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के एक सदस्य सवाल करते हैं और आरएसएस घेरे में आता है, तो उपराष्ट्रपति कहते हैं आरएसएस पर टिप्पणी मत कीजिए। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र सेवा में रत है, और उस पर टिप्पणी करके आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। अब बड़ी अजीब स्थिति है कि संविधान का कैसे अपमान हो गया। यह वही आरएसएस है जिसने 50 साल तक तिरंगा नहीं अपने मुख्यालय पर फहराया था। यह वही आरएसएस है जिसके आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि यह संविधान स्वीकार्य नहीं है, यह संविधान रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए, क्योंकि यह संविधान में मनुसंहिता नहीं, और उस संविधान को मानने से इनकार कर रहे थे। वो कह रहे हैं संविधान का अपमान। बड़ी बात। फिर उधर इस कारण से पूरा विपक्ष वॉकआउट कर देता है वहां से। मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता वहां प्रतिपक्ष हैं, वो इस पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, तो फिर अंत में सब चले जाते हैं। बहरहाल उपराष्ट्रपति की चम्मचगिरी या चाटुकारिता या चरण वंदन स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन इसको लेके एक और सवाल आता है कि इसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने अचानक 9 राज्यपाल बदल दिए, और जो 9 राज्यपाल बदले वहां पर जो लगाए वो आरएसएस के, और ऐसे ऐसे लोग लगाए जो कोई वसूली वाला रैकेट चलाता था, कोई कुछ करता था, कोई अमित शाह के जो फर्जी इनकाउंटर मामलों में शामिल था, तो उस तरह के लोग लगाए गए। और ये वो लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, जो हमले कराते हैं एक समुदाय पे, वो करते हैं, वो लोग हैं। तो यानी आरएसएस का ये साधा जा रहा है। फिर आरएसएस पर से वह प्रतिबंध हटा दिया जाता है जिसमें कि उसके कार्रवाइयों में, उसके कार्यकलापों में कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सरकारी कर्मचारी कोई शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि यह सांस्कृतिक संगठन नहीं है, यह वैचारिक संगठन नहीं है, यह असल में पॉलिटिकली काम करता है, पॉलिटिकल विचारधारा के लिए काम करता है, भाजपा के लिए काम करता है, जनसंघ के लिए काम करता था। और जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो उसमें इसके संलिप्तता के प्रमाण मिले थे, जिसके आधार पर यह आरोपों में आया था। इस पर तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिबंध लगाया था। तो आप इससे समझ सकते हैं, और उन्होंने प्रतिबंध हटाने से मना कर दिया था और कहा था यह इतना गंदा संगठन है जो इस देश में नफरत और हिंसा सिखाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं। उसके आगे अब नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है। यह सरेंडर क्यों किया है यह भी बताता हूं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें पाई, सत्ता के लिए 272 सीटें चाहिए, तो वो बैसाखियों पे टिकी। और यह स्थिति तब है जब नरेंद्र मोदी को भरोसा था कि वो अकेले जीत जाएंगे। इसीलिए शायद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम जीत जाएंगे, हम इतने ताकतवर हो गए, इतना पैसा है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी हार रहे। तब चुनाव आयोग ने इन्हें बचाया है, इसके सबूत सामने आ गए। एडीआर की रिपोर्ट से एक बात सामने आई कि कहीं पर भी जहां पर वोट पड़े हैं उनमें कहीं पर वोट ज्यादा, जितने वोट पड़े उससे ज्यादा गिने गए और कहीं कम गिने गए। 5,54,500 कुछ वोट इस देश की 362 लोकसभा सीटों पे ज्यादा गिने गए। और इसी तरीके से कई ऐसी सीटें हैं 176 सीटें ऐसी हैं जिनमें 35,000 वोट कम गिने गए। तो आप खेल समझ सकते हैं। इसके बाद में 18 सीटें ऐसी हैं जो बहुत थोड़े से वोट से जीती गई, हारी गई।
और उनमें ये 35,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा है। कहीं 48 वोट से, कहीं कुछ 100 वोट से, कहीं कुछ वोट से, इस तरह की स्थिति। तो आप समझ लीजिए 18 सीटें, जैसे यूपी की ही 3 सीटें, फर्रुखाबाद की सीट, फूलपुर की सीट, बांसगांव की सीट, इसी तरीके से जो बहुत कम मार्जिन से जीती गई वो भी सीटें। टोटल 538 सीटों में जो आकलन किया गया वो गड़बड़ी सामने आई, वो आपको मैंने बताई। इनमें एनडीए जिनमें था, तो एडीआर ने, जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का संगठन है, उसने रिसर्च किया और रिसर्च में पाया कि 2019 के चुनाव में सिर्फ 1% वोट का वेरिएशन आया था, लेकिन इस बार बहुत बड़ा वेरिएशन। और 542 सीटों पे जिनमें निर्वाचन हुआ, उनमें 347 सीट पर अंतर ज्यादा नजर आया है। 195 सीट में कहीं 1 वोट का अंतर रहा है, कहीं 1,01,323 वोटों का अंतर रहा है। तो यह स्थिति है। और 6 सीटें ऐसी थी जहां मतों की विसंगति जीत के अंतर से ज्यादा थी, और यहां कुल मिलाकर के 7,39,104 वोटों की विसंगति मिली। यह स्थिति है इन 6 सीटों पे, तो यह देखने को मिला। और इसके बाद में रिपोर्ट में देखा गया कि जैसा मैंने बताया, कहीं पे जैसे पिछली बार 2019 में जो मतदान हो जाने के बाद में डेटा जारी किया था चुनाव आयोग ने, उसमें और फिर फाइनल डेटा में 1% का वेरिएशन था। इस बार रियल टाइम डेटा तैयार किया गया, उसका ऐप बनाया गया था, इसलिए गड़बड़ तो हो ही नहीं सकती थी, फिर भी गड़बड़ हुई। और स्थिति यह है, इस बार अंतर जो हुआ है वो हुआ है 3.2% से लेके 6.32% तक का। अब आप समझ लीजिए। जबकि आंध्र प्रदेश में यदि देखेंगे तो वहां 12.54 यानी 12.54% का वेरिएशन रहा। उड़ीसा में भी 12.5% का वेरिएशन रहा, 12.5% का आंध्र में, 12.5% का उड़ीसा में। और वृद्धि का जो संचयी औसत था वो था 4.72%। आप इससे समझ सकते हैं कैसे गड़बड़ हुई है। इसके बाद में वोट फॉर डेमोक्रेसी ने इस पर रिसर्च की है, और इसमें जो चीजें सामने आई हैं, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली सामने आई, ये सब चीजें आई। इसमें 15 राज्यों में 79 सीटें ऐसी हैं जो बहुत जीत और हार का अंतर अधिक नहीं था, लेकिन यहां गड़बड़ी हुई और इनमें एनडीए के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कराई, क्योंकि अंतर बहुत कम था। और यह अंतर कैसे कम था? जो वोट का खेल हुआ उसमें। इसमें उड़ीसा की 18 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश की 11 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 11 सीटें हैं, उड़ीसा की 18 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 10 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश की 7 सीटें हैं, कर्नाटक की 6 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की 5-5 सीटें हैं, बिहार और हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना की 3-3 सीटें हैं, और 2 सीटें जो है असम की हैं, और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में तथा केरल में 1-1 सीट। और इन सब जगह बीजेपी या उनके सहयोगी संगठन जीते हैं, 79 सीटें। तो आप इससे समझ सकते हैं कैसे गड़बड़ किया गया। 18 सीटें ऐसी हैं जहां अंतर बहुत कम था और जीत की प्रक्रिया विवादों में रही। जहां विवाद हुआ जीत की प्रक्रिया पर, बड़ी लंबी देर लड़ाई चली, वहां जीत गए ये लोग, और वहां अंतर बहुत कम था। इससे आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कैसे खेल किया। तो यानी बेईमानी से जीते हैं, इसलिए परेशान। इसीलिए शायद श्रीमती सोनिया गांधी इस बात को बड़ा स्पष्ट उठाती हैं। आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक थी संसद के सेंट्रल हॉल में,
वहां श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में सारे लोग बैठे, चर्चा हुई। तो वहां पर पहले तो श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली में जलभराव के कारण जो आईएएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत है, उसको लेके, उस हादसे को लेके, और केरल में जो 200 से अधिक लोगों की मौत हुई है, वहां प्राकृतिक हादसा हुआ है, उसको लेकर। और उस हादसे के लिए कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं स्टेट गवर्नमेंट, दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से प्रकृति से खिलवाड़ किया गया है, उसके कारण हुआ है। तमाम विकास योजनाओं के नाम पे जो दोहन हुआ है प्राकृतिक, उसके कारण से हुआ है। और यह स्थिति 2018 से पैदा हुई। 18 के पहले यह स्थिति नहीं थी, 2018 में हुआ था और अब हुआ है। तो आप समझ सकते हैं लोग मर रहे हैं। तो वहां मौत हुई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां जाना चाहते थे, उन्होंने विमान भी कर लिया था, उनके विमान को लैंड करने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे वो नहीं जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो गवर्नर हैं बंगाल के, जिनका बिहार से कोई लेना देना नहीं, और वो बोस को वहां पर वो हेलीकॉप्टर से जाके, विमान से जाके घूमते हैं और बताते हैं कि हाँ सब उन्हें अनुमति हो जाती है, दूसरे और लोगों को हो जाती है, लेकिन वो नहीं होती। लेकिन अमित शाह जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट उसके बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो वहां उसमें काम करने की बजाय वो क्या करते हैं, वो कहते हैं इस समय मदद करने की बजाय नफरत फैलाते हैं। वो कहते हैं कि हमने 7 दिन पहले सूचना दे दी थी, देखे गुजरात में उस पर कदम उठाए तो वहां एक पशु तक नहीं मरा, और केरल में इतने लोग मर गए। जबकि सच ये है कि गुजरात में 8 लोग एक जगह और 3 लोग मरे द्वारिका में। इतने लोगों की मौत हुई, सैकड़ों पशु मरे हैं और सब कुछ हुआ है, लेकिन झूठ बोला जाता है। उधर केरल में भी था, केरल ने क्या इंतजाम किए नहीं किए जरूर सवालों में है, लेकिन राहुल गांधी ने इसीलिए वहां के मुख्यमंत्री से बात की, देश के रक्षा मंत्री से बात की, वहां की डीएम से बात की, कमिश्नर से बात की और आग्रह किया कि पूरा वो कीजिए, हमारी पार्टी के लोग आप आकर के सहयोग करेंगे जो भी जरूरत है। तो उसके लिए उन्होंने किया, उसको लेकर के बात नहीं हो रही। अडानी वहां 5 करोड़ रुपया इमदाद देंगे, इसका बखान किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी नजर रखे हुए हैं, इसका बखान किया जा रहा है। और अमित शाह नजर रखे हुए हैं, इस पर बात किया, जबकि इनमें से किसी ने इसको लेकर कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी अपनी कल वाहवाही करते घूम रहे थे तमाम कार्यक्रमों में। इसी तरीके से अमित शाह की स्थिति थी। और अडानी ने जो 5 करोड़ रुपया दिए, वो सीएसआर फंड से लाभ लेंगे और इनकम टैक्स में छूट भी लेंगे, यानी पूरे पैसे सरकार से ले लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यह राजनीति चल रही है। तो झूठ की नफरत की राजनीति हो, तब श्रीमती सोनिया गांधी इसीलिए कहती कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है। उसने कांवड़ मार्ग पर नफरत फैला करके इस देश को जलाने की कोशिश की। क्यों? हम ये सोचते थे कि शायद इस हार के बाद वो सबक लेंगे, लेकिन कोई सबक नहीं लिया और उल्टा नफरत और नफरत फैलाए, क्योंकि शायद ये नफरत के बिना जीत नहीं सकते हैं। इसलिए नफरत का खेल फिर से पनपाया जा रहा है और इसीलिए आरएसएस और दूसरे लोगों को इस तरह की अनुमति दी जा रही। आरएसएस को तमाम सैनिक स्कूल दे दिए गए हैं और आरएसएस को तमाम सीएसआर का फंड कंपनियों से दिलाया जा रहा है, जिससे लूटो खाओ कुछ भी करो, भाजपा को जिताओ। यह खेल चल रहा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब नागपुर से राष्ट्रीय अध्यक्ष लाने का काम करने जा रही है। तो यह खेल जब चल रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि देश को कहां ले जाया जा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी की वह बात सही साबित होती है कि ये सिर्फ नफरत पे
वो जो कमल का उन्होंने बताया था कि ये कमल का निशान ऐसा है जो सिर्फ नफरत और हिंसा सिखाता है, और वही कर रहे हैं। तो ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अदानी, अंबानी, ये सब मिल करके इस देश को खा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और चुनाव आयोग इनका 7वां साथी। जय हिंद।